नमस्कार, एनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काव्या नौटियाल और आप देख रहे हैं राजधानी लाइव। प्रदेश भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं वर्तमान सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा करने पर प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ रथ यात्रा निकालने का ऐलान किया है। वो आज से दिल्ली सरकार पर दबाव बनाने के लिए सोनिया विहार में यमुना नदी स्थित छठ घाट से रथ यात्रा शुरू करेंगे। वो सभी 7 संसदीय क्षेत्रों में रथ यात्रा करेंगे। मदर टेरेसा क्रिश्चियन रोड स्थित अपनी सरकारी आवास पर मनोज तिवारी ने संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पूर्वांचल वासियों की आस्था को जानबूझकर ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने छठ पूजा के लिए अलग शर्त लाने पर अरविंद केजरीवाल की मंशा पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में जब साप्ताहिक बाजार, शराब के ठेके, मंदिर खुल गए हैं और बस, ट्रेन और मेट्रो रेल चल गई है, स्विमिंग पूल खोलने के आदेश दिल्ली सरकार ने दे दिए हैं, मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर पाबंदी नहीं है, ऐसे में लाखों लोगों की आस्था के महापर्व छठ पूजा पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है, जबकि छठ पूजा 40 दिन के बाद होगी और छठ पूजा पर बहुत पहले प्रतिबंध लगा दिया गया है। ने सीधी तौर पर नाराजगी जाहिर की है छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाने को लेकर के, क्योंकि बंदिशें लगाई गई हैं और उसके मद्देनजर उन्होंने पूर्वांचल वासी, क्योंकि देखिए पूर्वांचल का एक बड़ा त्यौहार इसको माना जाता है और बड़ी धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया भी जाता है, इस पूजा को किया जाता है, क्योंकि एक मुख्य त्यौहार के रूप में आप कह सकते हैं। बिहार पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का जो हिस्सा है, बिहार का जो हिस्सा है वो इसे मनाता है, भारत का जो पूर्वांचल हिस्सा है वो इसे मनाता है। और अगर इस पर रोक लगाई जाती है तो नाराज़गी साफ तौर पर देखी जाएगी। लेकिन मनोज तिवारी, क्योंकि वो खुद एक बड़े भोजपुरी आर्टिस्ट रहे हैं, भोजपुरी जगत से उनका बहुत गहरा संबंध है, बिहार से वो रहे हैं और उस पर नाराज़गी उन्होंने साफ तौर पर जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जानबूझ करके जो पूर्वांचल के रहने वाले लोग हैं उनकी भावनाओं को आहत करने का प्रयास जो है केजरीवाल सरकार की तरफ से किया गया है। रथ यात्रा का उन्होंने आगाज़ किया है, ऐलान किया है। सीधी तौर पर उन्होंने कहा है कि जानबूझ करके निर्णय लिया गया है। ये निर्णय क्यों लिया गया है, इसका जवाब उनको चाहिए, क्योंकि मंदिर खुल चुके हैं, हर तरीके की सुविधाएं अब लोगों को दी जा रही हैं, मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ रहे हैं, मंदिर खोल दिए गए हैं, स्कूल ओपन कर दिए गए हैं, बाज़ार खुल चुके हैं, स्विमिंग पूल खुल चुके हैं, जो मॉल्स है वो खुल चुके हैं, जिम्स खुल चुके हैं। तो फिर क्यों आखिरकार छठ पूजा पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, क्योंकि छठ पूजा जो है वो अगले महीने दिवाली के 6 दिन बाद पड़ेगी। मेरे साथ मेरे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं, उनसे खबरें और जानकारी ले लेते हैं। राजीव जी, नाराजगी साफ तौर पर मनोज तिवारी की नजर आ रही है, क्या कुछ बंदिशें सरकार की तरफ से लगाई गई है, पहले ये जानकारी दे दीजिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार से जो नाराज़गी है वो लगातार मनोज तिवारी के रूप में नज़र आ रही है और कहीं न कहीं पूर्वांचल को लेकर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जो पूर्वांचल के लोग रहते हैं और वो कहीं न कहीं छठ मनाने के लिए अपने छठ घाट जाते हैं और कहीं न कहीं दिल्ली के अंदर भी कहीं न कहीं सुविधाएँ दी जाती थी। मगर अब वो सुविधाएँ कोरोना काल के अंदर नहीं मिल रही हैं और इसीलिए छठ के जो पर्व है उसको दिल्ली के अंदर मनाने के लिए यानी छठ घाटों पर मनाने के लिए अनुमति नहीं दी गई है और दिल्ली सरकार कोरोना गाइडलाइन के द्वारा ही इसको रोक लगाई गई है। मगर जिस तरीके से मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली के अंदर तमाम जो चीज़ें हैं वो अनलॉक कर दी गई है, यानी कि जिम खोल दिए गए हैं, स्कूल खोल दिए गए हैं, सिनेमा हॉल खोल दिए गए हैं और यहाँ तक कि अब नवरात्र के मद्देनज़र रखते हुए मंदिरों को भी खोल दिया गया है और श्रद्धालुओं को जाने की अनुमति दे दी गई है। यहाँ तक कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनको नमाज़ पढ़ने के लिए परमिशन दे दी गई है। तो कहीं भी छठ मनाने के लिए परमिशन पर रोक क्यों लगाई गई है? छठ घाटों पर जो पूर्वांचल के लोग हैं, वो क्यों नहीं आ सकते हैं? ये सवाल का जवाब जो है वो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से चाहते हैं और इसी के लिए लेकर जो उनकी नाराज़गी है वो कहीं न कहीं देखने को भी मिल रही है और लगातार कहीं न कहीं पूर्वांचल जो है वो शायद दिल्ली सरकार से नाराज़ होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मगर देखना होगा कि मनोज तिवारी का जो सवाल है वो उसको लेकर किस तरीके से दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो देते हैं या फिर छठ घाटों को कुछ अनुमति दी जाएगी ताकि छठ पूजा को लेकर जो भी उनकी दिक्कतें हैं, उनको कहीं न कहीं छठ मनाने के लिए परमिशन मिले, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे के अंदर हो, मगर छठ की जो अनुमति, वो ज़रूर मिलनी चाहिए क्योंकि तमाम जो सुविधाएँ दी गई हैं, अनलॉक की प्रक्रिया की गई है, स्कूलों को खोला गया है, तो कहीं न कहीं ये छठ घाट को भी खोलना चाहिए। जी। बिल्कुल राजीव, ये एक अहम चीज़ है, क्योंकि एक बड़ा त्योहार है, भारत का एक बड़ा हिस्सा इस त्योहार को मनाता है और अगर इसमें रियायत नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं, क्योंकि इस समय त्योहारों में भी छूट मिली है, अभी हालिया जो त्यौहार गए उसमें भी सरकार ने थोड़ी थोड़ी करके रियायत ज़रूर दी है,
दिवाली के त्योहार को लेकर के एक बड़ा फैसला जरूर लिया है कि पटाखे नहीं जलाए जाएंगे, लेकिन बाकी किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगाई है अभी सरकार की तरफ से। लेकिन छठ पूजा को लेकर के जो ऐतराज है, इस पर मनोज तिवारी ने उन्हें पूर्वांचल की आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। क्या सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई पक्ष रखा गया है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया की अपनाई हम्म। गई दिल्ली के हम्म। अंदर और लगातार कहीं न कहीं दिवाली के मद्देनज़र रखते हुए लगातार बाज़ारों के अंदर भी भीड़ है और बाज़ारों के अंदर लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे नियम का पालन नहीं कर रहे हैं और लगातार जो सरकार के अधिकारियों की तरफ से सख्ती होनी चाहिए थी, उसमें भी देखने को नहीं मिल रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से छठ पूजा को लेकर, जिस तरीके से छठ पूजा को एक सार्वजनिक स्थल के तौर पर छूट देनी चाहिए थी, क्योंकि छठ घाटों पर छूट देनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं मिल रही नजर आ रही है और दिल्ली सरकार पर इस पर रोक भी लगाई गई है। मगर दिल्ली सरकार के इस फैसले से पूर्वांचल के जो लोग जो दिल्ली के अंदर रहते हैं, वो कहीं न कहीं नाराज़ है और खास तौर पर मनोज तिवारी की बात करें, क्योंकि मनोज तिवारी एक नामी चेहरा रहे हैं और कहीं न कहीं राजनीति से भी उनका करियर रहा है और लगातार कहीं न कहीं पूर्वांचल के जो सिंगर भी रहे हैं और कहीं न कहीं उनकी जो आवाज़ है, वो कहीं न कहीं पूर्वांचल के लोगों को मन में छूती है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पूर्वांचल के लोगों को ये अनुमति नहीं दी गई है छठ घाट पर जाने के लिए और कहीं न कहीं छठ मनाने के लिए जो अनुमति नहीं दी गई है, उससे कहीं न कहीं पूर्वांचल के लोग जो हैं वो कहीं न कहीं नाराज़ है और कहीं न कहीं यही पूर्वांचल का जो वोट बैंक है, वो कहीं न कहीं उनसे छूटता हुआ नज़र आएगा। मगर दिल्ली सरकार इसके अंदर भी कहीं न कहीं बड़ा कदम उठा सकती है, मगर अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया कि छठ घाटों को खोलने की अनुमति दी जाए। मगर जिस तरीके से रोक लगाई गई है, वो कहीं न कहीं आप दिल्ली सरकार की मुश्किलें खड़ा कर सकता है। मगर मनोज तिवारी अब रथ यात्रा निकालेंगे और दिल्ली सरकार के खिलाफ कहीं न कहीं मोर्चा मोर्चा खोला जाएगा और रथ यात्रा से कहीं न कहीं हर इलाके के अंदर घूमेगी, यानी कि सातों विधानसभा के अंदर घूमेगी और कहीं न कहीं लोगों को ये समझाया जाएगा, खास तौर पर पूर्वांचल के लोगों के लिए, कि दिल्ली सरकार सिर्फ हर चीज़ पर अनलॉक करती नज़र आ रही है और छठ घाट को लेकर जिस तरीके से रोक लगाई है, वो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार की मुश्किलें खड़ी करता है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मनोज तिवारी की, तो मनोज तिवारी ने जिस तरीके से रथ यात्रा निकालने के लिए बात कही गई है और यहाँ तक कि दिल्ली सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोलने की बात की गई है, तो क्योंकि लगातार मनोज तिवारी जो है, वो लगातार दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं भाजपा के और लगातार कहीं न कहीं दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश भी करते रहे हैं। मगर इसी को लेकर अब उनके हाथ में एक और मुद्दा लग गया, वो है छठ पूजा को लेकर। अब छठ पूजा को लेकर दिल्ली सरकार क्या छठ घाटों पर अनुमति देगी या फिर सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे के अंदर ही अनुमति दी जाएगी या फिर बिल्कुल भी रोक लगाई जाएगी? क्योंकि तमाम जो बाजार है उनके अंदर छूट दी गई है और व्यापारियों को छूट दी गई है। यहाँ तक कि पटाखों पर रोक जरूर लगाई है कि पॉल्यूशन के मद्देनजर रखते हुए अगर तमाम जो सुविधाएं दी जा रही है रामलीला की, यहाँ तक कि रामलीला की बात करें तो रामलीला भी मनाने की अनुमति दी गई है और लगातार उसके अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बनाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर भी छठ घाट को लेकर भी सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे के अंदर ही पूर्वांचल के लोगों को छठ मनाने के लिए अनुमति देनी चाहिए। जी। बिल्कुल, अगर राजीव जी व्यवस्थाओं की बात करूँ मैं, क्योंकि देखिए सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो व्यवस्थाएं लोगों को करके दे। और हिंदुस्तान की जब बात की जाती है तो आध्यात्म का एक बड़ा केंद्र माना जाता है, धार्मिक महत्वों से बहुत जुड़ाव है यहाँ के लोगों का। और अगर किसी भी कारणवश उनको किसी त्योहार को मनाने से रोका जाता है, खासकर अगर वो पूजा पाठ से आता है, जैसे होली दिवाली से अगर उनको तब भी मना कर दिया जाता है, तो घर में अपने पूजा पाठ करके उसका समापन कर लेते हैं, सरकार की मदद करते नजर आते हैं। लेकिन छठ पर्व जैसा त्योहार जो होता है, अब तो परंपरा हुई है कि लोग घर में ही उसका इस्तेमाल करने भी लगे हैं, घर में व्यवस्था की जाने लगी है। लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं थोड़ी व्यवस्था कर सकती है, ताकि जो लोग घर में अपनी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, वो कम से कम सरकार के द्वारा दी गई व्यवस्थाओं का इस्तेमाल कर सके और उस दरमियान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सकता है। क्योंकि बहुत बड़ी ऐसी दिक्कत होनी नहीं चाहिए सरकार को, क्योंकि इस त्योहार में कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए पुलिस बल तैनात किया जा सकता है कि वहां पर जो है कोविड गाइडलाइंस ना टूटे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से छठ घाटों की, क्योंकि दिल्ली सरकार ने हर चीज़ को अनलॉक किया गया, बाज़ारों के अंदर जाने की अनुमति दी गई है। यहाँ तक कि नवरात्र के मद्देनज़र रखते हुए मंदिरों को खोल दिया गया है। श्रद्धालुओं की आस्था की बात करें तो आस्था बिल्कुल बरकरार है और मंदिरों के अंदर अब लोग बाग नवरात्रों के अंदर लगातार जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मगर जिस तरीके से छठ घाट को लेकर, यानी कि जिस तरीके से छठ पूजा को लेकर जो कहीं न कहीं लोगों की आस्था है, खासतौर पर पूर्वांचल के लोगों के लिए, वो भी कहीं न कहीं दिल्ली सरकार को देखनी चाहिए और उसी को मद्देनज़र रखते हुए कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से ही छठ घाटों पर अनुमति देनी चाहिए, ताकि लोग बाग जो अपने घरों में मना सकते हैं या फिर बड़े अपने गांव जा सकते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी छठ तो मना लेंगे। मगर जो लोग नहीं जा सकते, जिनके पास ऐसा कोई साधन नहीं है, वो कहीं ना कहीं छोटे स्थलों पर जाकर ही, छठ घाटों पर जाकर अपनी पूजा पाठ करते हैं। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार की नियमों की, तो दिल्ली सरकार ने इस पर रोक लगाई है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकता है और दिल्ली सरकार को दोबारा से इसके बारे में सोचना चाहिए और कहीं ना कहीं छठ घाटों
घाटों को लेकर थोड़ी बहुत अनुमति देनी चाहिए, ताकि लोग बाग जो है, जिनकी जो आस्था है, वो कहीं न कहीं बरकरार रहे और कहीं न कहीं जो उनका वोट बैंक है, वो भी उनके साथ बनकर बरकरार रहे। मगर छठ पूजा को लेकर लोगों को कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से समझाना भी चाहिए और नियमों का दायरा भी बनाना चाहिए, और यहाँ तक कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो होनी चाहिए, और दिल्ली पुलिस के अधिकारी या फिर क्या है, बीएसएफ के अधिकारी वहां पर तैनात किए जाने चाहिए, क्योंकि कोरोना काल से पहले भी इसी तरीके के नियम अपनाए जाते थे और अब की बार भी वही नियम अपनाने चाहिए। यही चीज मनोज तिवारी भी कह रहे हैं, मगर दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक रोक लगा दी गई है, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को इस फैसले पर दोबारा से विचार करना चाहिए। जी। बिल्कुल राजीव जी, एक और अहम चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि सरकार को बार बार जो है बिहार और पूर्वांचल वासियों का विरोधी बताने का पूरा प्रयास भाजपा की तरफ से किया गया है। आपको याद होगा, एक फैसला तो ये हो गया जो छठ त्योहार को लेकर के सामने आया है। इससे पहले इलाज को लेकर के भी एक बार अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि 500 रुपए की टिकट लेकर के यहाँ मुफ्त इलाज कराने के लिए बड़ी तादाद में पूर्वांचल और बिहार से लोग आते हैं। इस पर भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी बिहार के लोगों में देखने को मिली थी। क्या लगता है आपको कि इसका असर कहीं ना कहीं पड़ेगा? क्योंकि अभी हालिया बयान ये भी था, अभी कोविड के फेज में ये बयान सामने आया था, और उसके बाद अब जिस तरीके से छठ को लेकर के निर्णय लिया गया है, आगामी समय में इसका खासा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के जो लोग हैं वो दिल्ली में काम करते हैं, रोजगार से जुड़े हुए हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें पूर्वांचल के लोगों की, क्योंकि जो पूर्वांचल के लोग जो हैं वो दिल्ली दिल्ली के अंदर रहते हैं और कहीं न कहीं कार्य भी करते हैं। अपने ये लोगों ने घर भी ले रखे हैं, और यहाँ तक कि कह सकते हैं आधार कार्ड भी बनवा रखे हैं, राशन कार्ड भी बनवा रखे हैं। तो कहीं न कहीं दिल्ली सरकार को समझना चाहिए कि पूर्वांचल के लोगों के लिए भी उनकी आस्था जो है वो भी उतनी ही महत्व रखती है, जैसे दिवाली रखती है या फिर नवरात्रे रखते हैं या दशहरे रखते हैं या फिर ईद रखती है। तो कहीं न कहीं उसके मद्देनज़र रखते हुए भी पूर्वांचल के लोगों के लिए बारे में भी सोचना चाहिए, और कहीं न कहीं जिस तरीके से अब मनोज तिवारी कहीं न कहीं ये कह रहे हैं कि पूर्वांचल के लोग जो हैं उनके लिए कहीं न कहीं आस्था का सवाल है, मगर दिल्ली सरकार उनके बारे में नहीं सोच रही है, और दिल्ली सरकार जो कहीं न कहीं पूर्वांचल के लोगों को कहीं न कहीं नाराज़ करती हुई नज़र आ रही है। तो दिल्ली सरकार को समझना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के कह सकते हैं दिल्ली के अंदर के मुख्यमंत्री हैं, और लगातार कहीं न कहीं उनकी ज़िम्मेवारी बनती है हर व्यक्ति तक उनकी सुविधाएँ पहुँचाना। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइन की, तो कहीं न कोरोना गाइडलाइन भी की जा सकती है। यहाँ पर छठ पूजा घाटों पर भी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग बनाया जा सकता है, अनुमति दी जानी चाहिए, और यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस ही हो या फिर बीएसएफ के जवान हो, क्योंकि लगातार उनको तैनात करना चाहिए, सिविल डिफेंस के जवान तैनात किए चीज करने चाहिए, ताकि जो छठ घाट है उन पर सोशल डिस्टेंसिंग भी बनी रहे। जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते हैं उनके ऊपर जुर्माना भी किया जाए, मगर लोगों के लिए कहीं ना कहीं अनुमति जरूर देनी चाहिए, ताकि छठ घाट से कहीं ना कहीं लोग बाग जो है अपनी आस्था जो पूरी कर सकें, और कहीं ना कहीं जो उनकी छठ पूजा को लेकर जो उनकी जिज्ञासु है वो कहीं ना कहीं पूरी हो सके। मगर जिस तरीके से आप रोक लगा दी गई है, उससे कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की मुश्किलें जरूर खड़ी हो सकती है, क्योंकि वोट बैंक जो है वो भी कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल के लोग हैं उनका भी वोट बैंक जो है वो दिल्ली सरकार को मिलता है। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार अब इस तरीके के कदम उठा रही है, उससे कहीं ना कहीं पूर्वांचल के लोग जरूर नाराज होंगे, और कहीं ना कहीं उनका जो वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं उनके हाथ से जाता हुआ नजर आएगा। मगर दिल्ली सरकार को अपने फैसले पर दोबारा से विचार करना चाहिए, और कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से ही छठ घाटों को खोलने की अनुमति देनी चाहिए। जी। बिल्कुल, धन्यवाद राजीव जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। राजीव तिवारी जी दिल्ली से मेरे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए थे, और यकीनन एक अहम बात है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति के धार्मिक जुड़ाव को सरकारों को देखना पड़ता है, क्योंकि हम ये हमेशा मानते हैं कि हम अध्यात्म का केंद्र कहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर सियासत से इतर एक विचार विमर्श करके भी रास्ता निकाला जा सकता है। बहरहाल रथ यात्रा निकाल रहे हैं मनोज तिवारी, क्या इसका परिणाम होगा ये देखने वाली बात होगी। अब बात कर लेते हैं मुंबई की। मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी के मामले में बॉलीवुड किंग खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब आर्यन खान को कम से कम 3 दिन तक जेल में रहना पड़ेगा। शुक्रवार को इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक पेच फंसा दिया था, जिसकी वजह से आर्यन खान को जमानत नहीं मिल सकी। मजिस्ट्रेट ने उनकी तीनों जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। अब अगले सप्ताह सेशन कोर्ट में उनकी जमानत को लेकर के सुनवाई हो सकती है। मुंबई की किला कोर्ट में शुक्रवार को आर्यन खान समेत 8 आरोपियों की जमानत पर सुनवाई हुई। इस दौरान एनसीबी की टीम ने आर्यन समेत सभी आरोपियों को ऑर्थर रोड जेल भेज दिया था। कोर्ट में एनसीबी और आर्यन खान के वकीलों की जिरा और दलीलें सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने उन सभी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया। जानकारी के मुताबिक अब आर्यन खान के वकील को इस मामले में सेशन कोर्ट में अपील करनी होगी, लेकिन शनिवार और रविवार को कोर्ट में अवकाश रहेगा। लिहाजा अब जो भी कार्रवाई इस मामले में हो सकती है वो सोमवार को ही होगी। इससे पहले मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को शाम को आर्यन के वकील मनचिंदे की टीम करीब 5 बजे सेशन कोर्ट पहुंच गई थी, लेकिन वहां जमानत याचिका दाखिल हो पाई है या नहीं इसका भी पता नहीं चल सका है।
पर छापेमारी के बाद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर श्री समीर वानखेड़े ने मीडिया को बात करते समय बाइट दी थी कि हमने 8 से 10 लोगों को डिटेन किया है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये सवाल उठाया था कि एक अधिकारी जो खुद रेड को मॉनिटर कर रहा था, वो इस तरह से वेग स्टेटमेंट कैसे दे रहा है कि 8 से 10 लोग, या तो 8 लोग हो सकते हैं या 10 लोग। हमने सवाल खड़ा किया था कि 2 लोगों को छोड़ा गया है, 10 लोग डिटेन किए गए थे, 2 लोगों को श्री वानखेड़े ने छोड़ दिया कुछ घंटे अपने हिरासत में रखने के बाद। उन 2 लोगों में एक भारतीय जनता पार्टी के हाई प्रोफाइल नेता, उनका वो साला है, उनका इन लॉ है। इन लोगों को ले जाते समय मीडिया ने वीडियो में चीज़ें दिखाई है और वापस आते समय इन लोगों के सारे प्रूफ हमारे पास हैं। वीडियोस हमारे पास हैं कि ये लोगों को 2 लोग प्राइवेट अंदर जाकर वापस ला रहे हैं। दोनों लोगों को बैग के साथ अंदर ले गया था 10 लोगों के साथ, और बाद में सिलेक्टिवली इन 2 लोगों को छोड़ा गया। इन 2 लोगों में भारतीय जनता पार्टी के नेता का एक रिश्तेदार जो है, वो कौन है, कैसे छोड़ा गया, सारी जानकारी कल। यार कोई छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होता है। ब्रेक में आपका स्वागत है। सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता मुंबई से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश जी, आर्यन केस में याचिका को खारिज कर दिया गया है, सेशन कोर्ट जाने की बात हुई है, क्या उनकी याचिका दायर हो पाई है? क्योंकि शाम तक अपडेट नहीं सामने आ पाया था कि सेशन कोर्ट में याचिका दायर हो पाई है या नहीं। देखिए काबा जी, कल आर्यन खान की सुनवाई को लेकर करीब 7:30 बज गए थे। उसके बाद जो ऑर्डर होता है सुनवाई का, हालांकि उन्होंने खारिज कर दी थी, उसको ऑर्डर करीब 8 बजे के आसपास मिला है। तो 8 बजे के बाद जो है किसी भी कोर्ट में इस तरह की याचिका दाखिल नहीं की जाती। लिहाजा आज शनिवार को सतीश मान सीधे और अरबाज ये जो है वकील द्वारा जो है आज याचिका दाखिल की जाएगी। हालांकि यह सेशन कोर्ट में इसलिए की जाएगी क्योंकि माननीय मजिस्ट्रेट ने सीधे तौर पर यह मना कर दिया कि यहाँ से जमानत नहीं दी जा सकती। लगातार एनसीबी कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह से मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा इनको जमानत न मिले। ठीक वैसा ही हुआ। आज फिर से जो है अब सतीश मान सिंधे और अरबाज के वकील सईद को जो है आज सेशन कोर्ट जो है जमानत याचिका के लिए अर्जी करेंगे। उसके बाद से यह सुनवाई होती है या नहीं, क्योंकि आज शनिवार है, कल रविवार है, फिर सोमवार के दिन संभव हो सकता है, क्योंकि तारीख दी जाएगी, ऑर्डर पास किए जाएंगे, उसके बाद जो सुनवाई होगी तो जाहिर तौर पर वक्त लगेगा। ऐसे में माना जा रहा है कि आर्यन खान सहित उनके तमाम साथियों की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ने वाली है। बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, यानी ये माना जाए कि 3 दिन तक आर्यन खान को जो है जेल में रहना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन तो कोर्ट बंद रहने वाला है। सोमवार को याचिका दाखिल होगी, यानी कि सोमवार के दिन सुनवाई तो कोर्ट में नहीं होगी, मंगलवार के बाद ही उस पर सुनवाई हो पाएगी। तो 3 दिन कंफर्म है कि उन्हें जेल रहना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए एनसीबी के पहलू से देखा जाए तो एनसीबी एक आश्वस्त है कि आर्यन खान और उनके तमाम सहयोगी को 14 दिन तक न्यायिक हिरासत में रहे, यानी कि 14 दिन तक वो 8 रोज जेल में ही रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि लगातार पेश फंसता जा रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर एनसीबी ने मजिस्ट्रेट के सामने यह कह दिया कि मजिस्ट्रेट यानी कि एनडीपीएस किसी कोर्ट को जो है इस तरह की मामले में सुनवाई करने या ऑर्डर देने की अधिकार नहीं है, क्योंकि यह पूरा मामला बड़ा है, किसी रैकेट से जुड़ा हुआ है। नाइजीरियन को गिरफ्तार किया है, उसके पास से बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की गई है। हालांकि आर्यन खान के पास से ड्रग्स नहीं बरामद की गई है, यह खुद एनसीबी कर रही है, लेकिन आर्यन खान ने ड्रग्स लिया था इसकी पुष्टि एनसीबी ने की है। तो जाहिर तौर पर मुश्किलात बहुत बड़ी है और मामले भी एक के बाद एक खुलते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद सत्यप्रकाश जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। सत्यप्रकाश सोनी जी मेरे साथ मुंबई से संवाददाता जुड़े हुए थे। मामला अभी आगे बढ़ेगा, क्या कुछ कार्रवाई होगी, लगातार इसकी अपडेट आपको एमी न्यूज़ पहुंचाता रहेगा।
मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो चली है। जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं के एक के बाद एक बयान और वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। खास करके खंडवा लोकसभा सीट को लेकर के राजनीतिक पारा हाई है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में वन मंत्री विजय शाह का एक और वीडियो जो है वायरल हो रहा है, जिसमें वे कहते नजर आ रहे हैं कि खंडवा की कांग्रेस उम्मीदवार कमजोर प्रत्याशी नहीं है, पुराने नेता हैं। ये वीडियो कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने पोस्ट किया है और लिखा है कि पूर्व में खुद को मदानता में बीजेपी को हर बूथ पर हराने के खुद की जिम्मेदारी मिलने की बात करने वाले, अब बाद में उसे जल्दी से मुंह से निकलने वाली बात बताने वाले वन मंत्री विजय शाह अब कह रहे हैं कि खंडवा के कांग्रेस उम्मीदवार कमजोर प्रत्याशी नहीं है, पुराने नेता हैं। सच तो कह दिया, अब पार्टी का डंडा कब पड़ता है और कब पलटकर बयान जारी करेंगे कि गलती से मुंह से निकल गया, जुबान फिसल गई। लेकिन ये वीडियो तो दिन का दिख रहा है। उम्मीद है कि दिन में जुबान नहीं फिसली होगी। आपको बता दें कि पहला मौका नहीं है। हाल ही में वन मंत्री का एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वन मंत्री विजय शाह कहते नजर आ रहे थे कि मंदाता विधानसभा क्षेत्र की एक भी बूथ बीजेपी ना जीते, इसकी जिम्मेदारी पार्टी ने उन्हें सौंपी है। से पहले लगातार वीडियोस वायरल होने का जो दौर है वो जारी है। एक के बाद एक का वीडियो वायरल हो रहा है। गणेश तिवारी मेरे संवाददाता फोन लाइन पे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। गणेश जी, उपचुनाव से पहले वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। वायरल होने के साथ ही अब ये जो खंडवा सीट को लेकर के बयान जारी हुआ, वन मंत्री जो कह रहे हैं कि पुराने नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, अब उस पर निशाना साधा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जल्दी बयान पलटेगा। देखिए, सबसे पहले काव्य अगर बात करें तो चूंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव है और उसके पहले अगर उपचुनाव के पहले की बात करें तो सियासी हलचल पूरी तरह से तेज होती हुई दिख रही है। और जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं की अगर बात करें तो एक के बाद एक बयान जो है तेजी से आ रहे हैं और काफी ज्यादा बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। अब अगर खंडवा की ही बात करें तो खंडवा में चूंकि लोकसभा चुनाव उपचुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 5 सीटों पर उपचुनाव होने, जिसमें से 2 लोकसभा सीटें हैं और 3 जो है विधानसभा सीटें हैं। तो जहां पर उपचुनाव होने हैं, खंडवा अगर लोकसभा सीट की बात करें तो अब कांग्रेस की तरफ से जहां प्रत्याशी उम्मीदवार घोषित कर दिया गया, तो वहीं अब बीजेपी की तरफ से अगर बात करें तो जो वन मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के हैं विजय शाह है, उनके वीडियो जो है, उनके बयान के वीडियो लगातार जो है सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी जो वर्तमान में अगर बात करें तो जो वीडियो उनका तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि खंडवा के कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो कांग्रेस प्रत्याशी कमजोर प्रत्याशी नहीं है, पुराने नेता, यानी कि वो काफी ज्यादा कद्दावर नेता है। और यह वीडियो कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने भी पोस्ट किया है और लिखा है कि पूर्व में खुद को मदानता में बीजेपी को हर बूथ पर हराने की खुद जिम्मेदारी मिलने की बात करने वाले और बाद में उसे जल्दी से मुंह से निकली बात बताने वाले विजय शाह अब यह भी कह रहे हैं कि खंडवा के जो प्रत्याशी हैं वो कमजोर नहीं है कांग्रेस की तरफ से, यानी कि वो काफी ज्यादा कद्दावर नेता हैं और पुराने नेता हैं। तो लगातार ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसके बाद हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि विजय शाह वन मंत्री की तरफ से अब क्या इस पर प्रतिक्रिया दी जाती है, क्योंकि इसके कई मायने लगाए जा रहे हैं कि अब तुरंत ही विजय शाह के, यानी कि जो मंत्री हैं, वन मंत्री हैं, उनका जो बयान है ये वो तुरंत ही अभी बदल जाएगा। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि बयान उनका क्या बदलता है, क्या स्टेप लेते हैं, क्योंकि ये कोई उनका पहला मामला नहीं है, पहला कोई वीडियो नहीं है जब उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ता की या कांग्रेस के उम्मीदवार की तारीफ की हो। इसके पहले भी उनके एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो मधानता विधानसभा के बूथ की है उस सीट को हराने को लेकर भी कि बीजेपी को नहीं जीतने देना है, एक ऐसा भी वीडियो सामने आया था, जिसके बाद काफी ज्यादा वीडियो वायरल होने के बाद हालांकि उनकी प्रतिक्रिया आई थी। अब देखने वाली बात होगी, अब एक और वीडियो जो है सामने आ चुका है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में उपचुनाव है। उपचुनाव के बाद उपचुनाव की बात करें तो अब उस लहर में जो है मध्य प्रदेश में लगातार जो है नेताओं के बयानबाजी के वीडियो सामने आ रहे हैं, लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी भी की जा रही है। तो यही क्रम रहा कि जहां पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले जो है सियासी हलचल तेज हो चुकी है, तो अब वन मंत्री का एक वीडियो एक बार फिर सामने आया, जिसमें कांग्रेस के उम्मीदवार की तारीफ करते हुए भी नजर आए। जी काव्या। बिल्कुल गणेश जी, एक और अहम चीज है, क्योंकि चुनाव से पहले की तस्वीरें बहुत अलग आ रही हैं। कहीं ना कहीं आभास किया जा रहा है कि कौन जो है कद्दावर नेता है, किसका कितना वर्चस्व है, ये आभास अपने आप में नेताओं को भी है।
हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से वन मंत्री का ही वीडियो सामने आया, तो उसके बाद ये लगाया जा सकता है कि जो कांग्रेस में अगर बात करें तो कांग्रेस का दबदबा अब जो है खंडवा लोकसभा सीट को लेकर हो चुका है, और यही वजह रही कि इस तरह से बयानबाजी। हालांकि लगातार बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से अपने अपने बारे में बताया जा रहा है, अपनी अपनी जो उम्मीदवार है उनकी तारीफों के बुलंदे भी किए जा रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी की तरफ से ही कांग्रेस के उम्मीदवार की जो है तारीफें की जा रही थी, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 5 सीटों में लोकसभा सीटों में चुनाव होना है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं वहां पर उन सभी क्षेत्रों पर दौरा किया है, और दौरा करने के बाद जो है इन क्षेत्रों पर लगातार कई घोषणाएं भी की हैं, और जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उन्हें लुभाने की भी कोशिश की है, क्योंकि कई घोषणाएं इस दरमियान जो है चुनाव के समय उन्होंने की है। तो हालांकि अब जो वोटर्स हैं, जो लोग हैं, जनता है, उन्हें लुभाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार जो है ऐसे कई प्रयास किए जा रहे थे। अब अपने अपने नेता की तारीफों के बुलंदे भी किए जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी हालांकि काव्या की उपचुनाव के बाद जो है उसके क्या परिणाम आते हैं, क्योंकि उपचुनाव के परिणाम ही यह भी दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश में जो 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं उसके परिणाम किस तरह से आएंगे या किस तरह से नजर आएंगे। जी काव्या। बिल्कुल, धन्यवाद गणेश जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। गणेश तिवारी इंदौर से मेरे संवाददाता मेरे साथ जुड़े हुए थे। यकीनन विचार विमर्श चाहे कोई कितना भी कर ले, लेकिन चुनाव का परिणाम जो है वह जनता ही बताती है कि क्या कुछ परिणाम जो है इनके हाथों में आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व का एहसास इन्हें हो पा रहा है कि सामने वाला नेता कितना ताकतवर है, हम कितने ताकतवर हैं। वो अलग बात है कि वीडियो वायरल हो जाने के बाद बयान को जरूर पलट दिया जाए। राजधानी लाइव फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।